गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में मैं आपको पहली क्लास में दूसरी जो स्टार्ट क्लास में आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या है। पादप की पहचान करना, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसको वर्गीय विज्ञान कहते हैं, टैक्सोनॉमी विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था टैक्सोनॉमी के टैक्सोनॉमी शाखाएं दो प्रकार की हैं। एक तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, एक है आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत पादपों की आकारकी के आधार पर जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। केवल पादपों के आकार की जो उनकी है अर्थात प्राकृतिक वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वर्गीकरण आता है, जिसमें केवल आकारकी के आधार पर पादपों का विभाजन किया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसे हम ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके अंदर जाति वृत्तीय वर्गीकरण को ध्यान में रख करके और इस टैक्सोनॉमी का विकास हुआ है, अर्थात इसके अंदर जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है वो आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, दोनों के कैसे कैसे अपन इसको ऐसे पद हैं। इसमें सबसे पहला है संश्लिष्ट करना, पहला इसमें पहचान करना। ठीक है, पहचान के बाद आता है इसमें नामकरण और नामकरण के बाद वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद जो है हम केवल और केवल उसकी आकारकी के आधार पर क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, केवल आकारकी के आधार पर, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। केवल हम जो दिख रहा है हमको वही हम इसके वर्णन करेंगे और फिर उसका करेंगे वर्णन। आप आगे करेंगे उसके बाद वर्णन कर देंगे। तो ये तो आता है इसके अंदर अपन की अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है भाई, उसके बाद आती है अपनी ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा के अंदर देखिए भाई सबसे पहले संश्लिष्ट करना, ज्ञान का संश्लिष्ट करना मतलब वहां जाकर फील्ड में जाना, जाकर के पादपों की पहचान करना, पादप कैसा है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, उसको इकट्ठा करना पहली चीज आती है। दूसरा क्या है, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना आनुवंशिकी आधार से, जातिवृत्तीय आधार से, और हम जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इसका उपयोग भी हम उसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करके और फिर हम जो है उस ज्ञान का उसमें हम कुंजों का उपयोग करके और फिर उसका वर्णन करते हैं। ये आता है हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आपकी टैक्सोनॉमी बारीकी के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है द्विपद नाम पद्धति। देखिए द्विपद नाम पद्धति हम सभी जानते हैं कि पादपों का जो बॉटनिकल नाम जो होता है या जीवों का जो जूलॉजिकल नाम जो होता है वो किसके आधार पर है, ये द्विपद नाम पद्धति के आधार पर है। अर्थात पादपों का नाम जैसे हम लेते हैं, आप ले लीजिए किसी का भी एक नाम ले लीजिए, जैसे हमने लिया क्या, मटर का ले लिया, क्या नाम है मटर का, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है मटर का, पाइसम सेटाइवम। देखिए होता क्या है, पाइसम क्या है, यहाँ पर पहला जो होता है उसे वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, वंश, और दूसरा जो होता है उसे जाति कहते हैं। अर्थात दो वंश और जाति से मिलकर के और जब नाम का जो उपयोग होता है वो हम उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति जो है उसका जो प्रस्ताव दिया था वो वैज्ञानिक थे गॉस्पर्ड वाहेन। कौन साइंटिस्ट थे, गॉस्पर्ड वाहेन, जिन्होंने द्विपद नाम पद्धति के बारे में बताया, प्रस्ताव दिया। उसके बाद कॉर्लस लिनियस को इस पद्धति का जनक माना जाता है, क्योंकि कॉर्लस लिनियस ने जो है इस पद्धति को प्रचलित किया। ठीक है, प्रस्ताव दिया गॉस्पर्ड वाहेन ने और प्रस्तुत किया कॉर्लस लिनियस ने। इसके आधार पर पादपों का जो नाम का जो पहला वो जो शब्द होता है वो वंश का होता है और दूसरा जो होता है वो जाति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इसकी इकाइयां क्या है, द्विपद नाम पद्धति का हम वर्णन कैसे करेंगे, इसके सिद्धांत कौन थे, तो इसके विभिन्न सिद्धांत दिए गए, लगभग 13 सिद्धांत दिए गए। और पहला सिद्धांत आता है आपका वर्गीकरण की इकाइयां। देखिए वर्गीकरण की इकाइयां अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उस दिन भी जब पढ़ाया क्लास लेते थे बताया था मैंने आपको कि वर्गीकरण की जो है वो इकाइयां जो है वो जाति से लेकर के और जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से वंश, सॉरी कुल से गण, गण से कुल और कुल से जो है वो प्रभाग, प्रकाश से जो है वो जगत का निर्माण होता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, आज एक बार फिर बताता हूँ, सबसे बड़ा जो ब्रह्मांड है पूरा वो है जगत, जिसमें सभी जीव जंतु पौधे सब शामिल हुए। जगत के बाद आता है प्रभाग, मतलब हमने ले लिया वनस्पति जगत। ठीक है, वनस्पति जगत में प्रभाग आ गया, प्रभाग में उपप्रभाग, अपन इसके ऊपर ये लिख सकते हैं उपप्रभाग। उसके बाद वर्ग,
वर्ग के बाद आता है आपका उपवर्ग, ऊपर भी आता है, ठीक है। उसके बाद गण, गण के बाद उपगण, उसके बाद कुल, उसके बाद उपकुल, उसके बाद वंश, उपवंश और जाति और उपजाति और विभिन्न किस्मों में से बांटा गया। तो सबसे पहले आता है अपना वर्गीकरण की इकाइयां, कि वर्गीकरण की इकाइयां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बताते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था, जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इसके आधार पर जो है वो पादपों का वर्गीकरण किया जाता है या किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति में पहला जो शब्द होता है, पहला जो नाम होता है वो वंश का, और दूसरा जो लास्ट में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइसम सेटाइम में, मतलब पाइसम वंश हो गया, सेटाइम जाति हो गई, और इसे इटैलिक भाषा में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में होता है? इटैलिक भाषा में से लिखा जाता है, तो ही ये मान्य होता है, वरना मान्य नहीं होता। दूसरा आता है प्रारूप विधि। देखिए कि भाई क्या कहे, प्रारूप क्या है? प्रारूप का मतलब है कि किसी भी पादप का हम ऐसा प्रारूप जिसको हम पादप की पहचान के लिए उपयोग ले रहे हैं उसे हम प्रारूप कहेंगे, ठीक है। अर्थात पादप का मूल भाग, ठीक है, जिसे हम पहचान के लिए उपयोग ले रहे हैं उसे हम प्रारूप कहेंगे। इसे होलोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? होलोटाइप। अर्थात लेखक के द्वारा नामकरण के लिए जिस प्रतिरूप को लिया जाता है उसे हम प्रारूप या होलोटाइप कहते हैं। मतलब मूल बिल्कुल शुद्ध जिसको पहली बार में लिया गया है वो उसका होलोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है प्रारूप में? होलोटाइप, जिसे हम पहचान के लिए उपयोग लेते हैं, पहचान के लिए उपयोग लिया जाने वाला प्रारूप क्या कहलाता है? आपका होलोटाइप कहलाता है। एक दूसरा आता है इसमें लैक्टोटाइप, चयन प्रारूप। क्या है? जब होलोटाइप मान लीजिए अपना खो गया, होलोटाइप क्या होगा? खो गया। होलोटाइप हो जाने के पश्चात किसी क्या लेखक ने क्या किया, उसको निर्दिष्ट नहीं किया, उसमें लिखा नहीं है, उसके बाद ऐसा प्रतिरूप जो नामकरण के लिए उपयोग लिया जाता है, ऐसा प्रतिरूप जो नामकरण के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोटाइप कहते हैं। मतलब मूल प्रारूप के खो जाने पर, होलोटाइप के खो जाने पर जिसे उपयोग में लेते हैं नामकरण के लिए, पहचान के लिए, उसे कहते हैं लैक्टोटाइप, ठीक है। ये हो गया लैक्टोटाइप। होलोटाइप हो गया मूल पादप, जैसे पहचान करते हैं। जब मूल पादप खो जाए या नाम निर्दिष्ट नहीं किया हो उसके बाद जिसे हम पहचान के उपयोग में लेते हैं उसे हम लैक्टोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैक्टोटाइप, ठीक है। उसके बाद आता है नियोटाइप। जब किसी पादप के टैक्सोन की कोई नामकरण के लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती, ठीक है, ऐसे में नामकरण प्रारूप के लिए जो प्रतिरूप काम में लिया जाता है, कोई सामग्री नहीं है, तो जिससे हम ना उसको उपयोग में लेंगे, जिस सामग्री का हम उस पहचान में उपयोग करेंगे उसे नियोटाइप, मतलब बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नया नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसे कहते हैं नियोटाइप। जब कोई भी चीज उपयोग नहीं हो, नियोटाइप। जब कोई क्या नहीं हो, पहचानने के लिए कोई प्रतिरूप हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, उसे हम कहते हैं नियोटाइप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैराटाइप। जब ऐसा प्रतिरूप जो होलोटाइप के अलावा, मतलब होलोटाइप इसको नहीं लेंगे, मूल प्रतिरूप लेंगे, इसके अलावा मौलिक विवरण में प्रयुक्त करेंगे, इसके अलावा होलोटाइप के अलावा जिस सामग्री का उपयोग लेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैराटाइप। समझ में आई? पैराटाइप, पैराटाइप मूल सामग्री के अलावा, होलोटाइप के अलावा जिसे हम उपयोग में लेंगे उसे पैराटाइप कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसोटाइप। ऐसा प्रतिरूप जो होलोटाइप की प्रतिलिपि होती है, इसकी क्या है? प्रतिलिपि। होलोटाइप की जो प्रतिलिपि होती है उसे हम आइसोटाइप कहते हैं, समरूप, ठीक है, आइसोटाइप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिनटाइप। जब लेखक के द्वारा एक होलोटाइप निर्धारित नहीं होता, अर्थात मैं किसी भी नामकरण के लिए या पहचान के लिए कोई एक सामग्री फिक्स नहीं है, ठीक है, और एक सामग्री फिक्स नहीं होने पर, होलोटाइप फिक्स नहीं होने पर क्या है, उसके स्थान पर एक से अधिक प्रतिरूप काम में लिए जा रहे हैं, तो ऐसा जो प्रतिरूप है उन्हें सिनटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनटाइप, एक से अधिक होलोटाइप, सिनटाइप इसे कहते हैं। इसमें एक से अधिक होलोटाइप उपयोग होते हैं, एक से अधिक होलोटाइप उपयोग होते हैं, ऐसे को हम कहते हैं सिनटाइप। क्या कहते हैं हम? सिनटाइप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोटाइप। जिस पौधे से होलोटाइप का प्रतिरूप लिया हुआ, जैसे किसी पौधे से हमने पहचान के लिए कोई एक भाग लिया है पादप का, उसी पौधे से दूसरा भाग जब हम लेते हैं, ठीक है, उसी पौधे से लेते हैं दूसरा भाग लेते हैं, या उस पादप से एक अन्य प्रतिरूप लेते हैं, उसे हम कहते हैं कोटाइप। क्या कहते हैं उसे? कोटाइप,
ठीक है। दूसरा आता है कोटाइप। जब उसी पादप से जिससे क्या लिया गया है, होलोटाइप लिया गया है, उससे दूसरा प्रतिरूप लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कोटाइप। क्या कहते हैं उसे? कोटाइप। और तीसरा प्रारूप मैंने आपको बताया था, प्रारूप शब्द का होलोटाइप भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट टोपोटाइप, ठीक है। जिस स्थान से हम होलोटाइप लेते हैं उसी स्थान से अगर हम क्या लें, दूसरा कोई प्रतिरूप लें, वह उसी स्थान से, उस पादप से नहीं, उस स्थान से लें, उसे हम कहते हैं टोपोटाइप। क्या कहते हैं उसे? टोपोटाइप। एक बार फिर समझ लीजिए, वर्गीकरण जो आपको द्विपद नाम पद्धति है उसका पहला सिद्धांत है वर्गीकरण की इकाइयां। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी इकाई होती है जगत, जगत का प्रभाग, उपप्रभाग, वर्ग, उपवर्ग, गण, उपवर्ग, उपगण, कुल, उपकुल, वंश, उपवंश, जाति, उपजाति, ये होती है आपकी वर्गीकरण की इकाइयां। दूसरा सिद्धांत है इसका प्रारूप विधि, अर्थात पादप की पहचान कैसे करें, प्रतिरूप की पहचान कैसे करें, उसके लिए जो काम में लिया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न इसकी शब्दावली दी हुई है। प्रारूप के अलावा होलोटाइप क्या है? ऐसा प्रतिरूप जो पादप की पहचान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मूल प्रतिरूप जो पादप की पहचान के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहते हैं, ठीक है। होलोटाइप का दूसरा है लैक्टोटाइप। मैंने आपको बताया था लैक्टोटाइप क्या है भाई, जब होलोटाइप हो गया है, नाम दर्ज नहीं किया आपने, क्या होगा? हो गया। होलोटाइप हो जाने के पश्चात जिसे पादप की पहचान के रूप में उपयोग में लेते हैं उसे लैक्टोटाइप कहते हैं। जब पादप का हमारे पास पहचान का कोई जरिया नहीं हो, तो जब पादप की पहचान में जिस प्रतिरूप को काम में लेते हैं उसे नियोटाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पैराटाइप, ऐसा कोई प्रतिरूप जो होलोटाइप के अलावा, ऐसा प्रतिरूप जो होलोटाइप के अलावा मौलिक विवरण के साथ, मतलब उसकी जो मूल पादप है उसके टाइप, उसके अनुसार जो विवरण देता है उसे पैराटाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोटाइप, मैंने बताया था इसकी प्रतिलिपि, होलोटाइप की जो प्रतिलिपि होती है उसे आइसोटाइप कहते हैं। उसके बाद आता है सिंटाइप, एक से अधिक, जब क्या हो किसी पादप के एक से अधिक होलोटाइप लिए गए हैं, ठीक है, उसे सिंटाइप कहते हैं। उसके बाद आता है कोटाइप। कोटाइप मैंने आपको बताया था कि जिस पौधे से होलोटाइप का चयन किया गया हो उसी पौधे से क्या करेंगे हम, उसी पौधे से जो है वो अन्य प्रारूप लेंगे और उन्हें पहचान के उपयोग करेंगे, उसे हम कहेंगे कोटाइप, ठीक है। उसके बाद आपका टोपोटाइप, जिस स्थान से होलोटाइप लिया गया है उसी स्थान से दूसरा प्रतिरूप लेते हैं उसे हम टोपोटाइप कहते हैं, ठीक है। ये कुछ शब्दावली है, आपको याद होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ दूसरा सिद्धांत इसका। तीसरा है इसमें मान्यता या वैधता का नियम। मान्यता क्या है, कैसे मान्य करेंगे इस द्विपद पद्धति को? देखिए मान्यता के लिए क्या है, मान्यता क्या है? पहली बात तो कि वानस्पतिक नाम का प्रकाशन वैध या मान्य होना चाहिए, अर्थात यह वैज्ञानिक जो आपके प्रकाशन होते हैं उनमें मान्य हुआ होना चाहिए, उनमें छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात प्रकाशन, और कौन से प्रकाशन में? ऐसे प्रकाशन में छपा हुआ हो जो प्रकाशन क्या हो, प्रभावी हो, ठीक है। दूसरा जो है प्रकाशन के साथ में क्या करेंगे, नवीन टेक्सा जो हमने खोज की है, टेक्सा में क्या होता है, वर्णन होता है, जो हमने खोज की है वो उसके साथ संलग्न होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका प्रकाशन का वर्णन जो है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई द्विपद नाम पद्धति में जो है वो जो वर्णन हो पादप का वो किसमें हो, लैटिन भाषा में होना चाहिए, ठीक है। और वैध प्रकाशन के लिए निर्धारित समस्त स्थितियां जो होती हैं वो एक साथ होनी चाहिए, एक साथ पूर्ण हुई होनी चाहिए। वह प्रकाशन तभी वैध माना जाएगा जब संपूर्ण जानकारी जो है उसके बाद जब प्रकाशन है वो छप जाता है, उसके बाद। ये है आपकी वैधता का नियम, ठीक है। उसके बाद आपका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता क्या है, मतलब जो प्रकाशन हो वो कैसा हो, प्रभावी हो, कैसा हो, प्रभावी हो, ठीक है। अर्थात उस प्रकाशन, वो प्रकाशन जो है वो प्रकाशन सामग्री पुस्तकालयों में, वनस्पति संग्रहालयों में, प्रयोगशालाओं में इसका व्यापक रूप से प्रसार और प्रचार होना आवश्यक होता है, ठीक है। प्रकाशन जो है वो वैज्ञानिक पत्रिका में होना चाहिए, मतलब हमारे जो प्रकाशक ने, जैसे आप जब आप आगे जाओगे पीएचडी वगैरह करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रकाशन होता क्या है। हमारे हम जो पेपर लिखते हैं, हमारे जो पेपर होते हैं उन्हें हम छपवाने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। उन पत्रिकाओं में हम क्या करते हैं, हमने जो लिखा है, हमने जो खोज की है उस खोज को हम वहां छपने के लिए भेजते हैं। वहां से वो जब वेरीफाई करते हैं और जो कमियां बताते हैं उनको पूरी, जब तक हम पूरी नहीं कर देंगे, ठीक है। और प्रकाशन कैसा होना चाहिए,
वैध प्रभावी होना चाहिए। मतलब प्रकाशन ऐसे नहीं किसी में भी छाप दो हम और चल जाएगा, या फिर सेमिनार में भाषण दे दिया और ठीक है भाई मेरा प्रकाशन हो गया, मैंने भाषण दे दिया और मेरा जो पेपर वो पब्लिश हो गया। नहीं, वो प्रकाशन वैध पत्रिकाओं में होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशन जो है उस स्थिति में प्रभावी माना जाएगा जिस स्थिति में वो छपेगा, उस स्थिति में वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है प्राथमिकता का सिद्धांत। क्या है भाई प्राथमिकता का सिद्धांत? क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी पादप की खोज की, ठीक है, तो मैंने जिस पादप का वो जो नाम दे दिया वही नाम मान्य होगा। अगर किसी दूसरे ने उसका कोई दूसरा नाम दिया वो मान्य नहीं होगा, पहला जो नाम होगा वही मान्य होगा। इसे हम प्राथमिकता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिकता का नियम कैसे कहते हैं? ठीक है, वंश नाम संरक्षण होना चाहिए कि वंश का नाम पहले आएगा, जाति के बाद में आएगा। ठीक है, लेखक का नाम भी, अब आपने बहुत सारे पात्रों में देखा होगा कि पीछे जो है बॉटनिकल नाम के पीछे भी एक छोटा सा नाम लिखा, लिल लिखा रहता है। लिल का मतलब उसकी खोज लिनियस ने की है। किसने की है? लिनियस ने की है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जिसने खोज किया उसका नाम हम पीछे अंकित कर देते हैं। इस प्रकार से जो है वो द्विपद नाम पद्धति में विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने द्विपद नाम पद्धति, मैंने आपको बताया था, प्रस्ताव दिया था गॉस्पेट बाहेन ने। ठीक है, इसका जनक माना जाता है कार्लस लिनियस को। इन्होंने बताया कि पादप जो है पहला नाम जो होता है वो वंश का होता है, दूसरा जो होता है वो जाति का होता है। ठीक है, इसमें इसकी इकाइयां दी, इन्होंने सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था वर्गीकरण की इकाइयां, मैंने बताया इकाइयां जो होती हैं सबसे बड़ा जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था प्ररूप विधि, अर्थात पादप की पहचान के लिए हम क्या चीज उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए विभिन्न शब्दावली दी गई। होलोटाइप, मूल प्ररूप होलोटाइप कहलाता है, जिससे हम पादप की पहचान के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लैक्टोटाइप, मैंने आपको बताया था लैक्टोटाइप क्या है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नियोटाइप, उसके बाद पैराटाइप, उसके बाद सिंटाइप, उसके बाद कोटाइप और उसके बाद टॉपोटाइप। इस प्रकार से जो है वो क्या हुआ आपका प्ररूप विधि हुई। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि प्रभाविता का नियम, कि प्रकाशन जो है प्रभावी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। वैधता का नियम, प्रकाशन वैध होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पादप जो है उसका नामकरण जो है वो प्राथमिकता का सिद्धांत, कि पादप का नाम जो है प्रथम रूप से जो नाम दे दिया वही नाम उसका प्रसिद्ध होगा, अन्य किसी नाम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नाम को स्वीकार और अस्वीकार करने की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे अस्वीकार होगा? अस्वीकार के लिए कई सारी चीजें हैं। अगर वो मान लीजिए किसी वैध प्रकाशन में नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो सही प्रकाशन में नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। लैटिन भाषा में नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार से नाम अस्वीकार करने की भी कई इकाइयां होती हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इसके बारे में टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी दो प्रकार की है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद द्विपद नाम पद्धति पढ़ाई। द्विपद नाम पद्धति का प्रस्ताव किसने दिया, जनक कौन है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इस प्रकार से जो है वो मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आप पढ़ के आए और इसको अच्छे से पूछें। थैंक यू।